वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म के बारे में और आज आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 20 लेक्चर है। लेक्चर नंबर 18 एंड 19 वहाँ से हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमर के बारे में। वहाँ पर हम स्टार्ट करते स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो आपको 6 टाइप की बताई थी, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन, है ना। तो वहाँ पर आपकी कितनी आइसोमेरिज्म हो गई थी? 5। और मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में कि हम ट्यूटोमेरिज्म को अलग से पढ़ने वाले, चलावेता को। ये बच्चों आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको मैं काफ़ी डीपली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसको ध्यान से आप समझें पहले। अब बच्चों यहाँ पर चलावेता, जिसको कि ट्यूटोमेरिज्म कहा जाता है, इसके अलावा इसको डेस्मोट्रोपिज्म भी कहा जाता है। डेस्मोस का मतलब होता है बॉन्ड और ट्रोपिज्म का मतलब होता है बॉन्ड का शिफ्टिंग होना, है ना, गति करना। इसके अलावा इसको क्रिप्टोमेरिज्म भी कहा जाता है और डायनामिक इक्विलिब्रियम आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है, गतिक साम्य। इसकी डिस्कवरी की थी लॉर ने, LARR, ये डिस्कवरर था। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझें। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ एसिड एल्डिहाइड का, CH3CHO, ठीक है ना, एसिड एल्डिहाइड। यहाँ पर आप, मैं इसको इस तरह से शो करूँ, CH2C डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन को मैंने बाहर लिया है और ये H है। यहाँ पर आपको केवल फोकस करना है, यहाँ से देखें आप, ये है और ये आपका हाइड्रोजन है। बच्चों ये अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, क्लियर है, जिसके पास 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, और ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड होने के कारण ये क्या होगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। अनसैचुरेटेड को हमेशा किसकी ज़रूरत होती है? इलेक्ट्रॉनों की। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। इसके अलावा इसके साथ अटैच कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, ये खुद खींचता है, यानी कि ये जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ शिफ्ट है? आपके ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट है। तो इसके कारण इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी फील होती है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ है? ऑक्सीजन की तरफ। तो ये इधर से आपके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस सिग्मा बॉन्ड के साथ खींचेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण हाइड्रोजन के जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं? कार्बन की तरफ। यानी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट चालू हो जाता है। और जब इस तरफ खींचेगा तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है? ऑक्सीजन। और इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? माइनस चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? जैसे माइनस चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन इधर डिफिशियंस होने के कारण ये हाइड्रोजन H+ के रूप में फ्री हो जाता है। दोनों पर अपोजिट चार्ज होने के कारण ये हाइड्रोजन कहाँ आ जाता है? यहाँ पर। और इस पर कौन सा चार्ज आता है? प्लस। और ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन किधर चले जाते हैं? इसके पास। तो ये एक मूवमेंट होता है जहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन जो मैंने यहाँ बताया था वो इधर मूव करेगा और आपका एक एक्टिव हाइड्रोजन इधर मूव कर जाता है। तो इससे आपकी एक स्ट्रक्चर और आ जाती है, CH2C, ये O के साथ कौन आ गया? H, ओके। और ये पाई बॉन्ड यहाँ से चला गया इधर। तो बच्चों यहाँ पर जो फॉर्म थी, मैं वापस बता दूँ इसको, ये थी, यानी कि ये कीटो फॉर्म में था, कीटोन रूप में, ठीक, कार्बोनिल रूप में था। और यहाँ पर ये है इन और ऑल, तो इसको कहा जाता है इनऑल फॉर्म। अब आप एक चीज़ देखें वापस, अब यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस किधर ड्रॉ करेगा? इधर। और इधर से कहाँ जाएंगे? इधर। तो ये H वापस क्या हो जाएगा? आपका फ्री हो जाता है। और इस पर कौन सा चार्ज आता है? इलेक्ट्रॉन के कारण माइनस, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनों की एक व्यवस्था होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी को दूर करने का एक प्रयास होता है। तो ये एक तरह का रेजोनेंस है, जहाँ पर क्या है आपका, एक तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और एक कौन कर रहा है? आपका एक्टिव हाइड्रोजन, जिसको हम प्रोटॉन कह सकते हैं, वो मूव कर रहा है। तो इस तरह से आपको 2 फॉर्म मिली। 2 फॉर्म कौन सी थी? CH2C डबल बॉन्ड OH, और इसके साथ एक फॉर्म और कौन आ गई? CH2COH और H। ये कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म है।
तो ये दो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले आपको नजर आए, एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है, दोनों के फंक्शन ग्रुप चेंज हो गए। यहाँ पर आपका एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप जो होता है वह ग्रुप है, यहाँ पर आपका OH ग्रुप है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के रूप में है। पता चला कुछ? तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, ट्यूटोमेरिज्म कहते हैं। यानी कि ट्यूटोमेरिज्म क्या है, एक एक्टिव हाइड्रोजन और एक पाई बॉन्ड के डीलोकेलाइजेशन से, विस्थानीकृत से उत्पन्न समावयता क्या कहलाती है, आपकी चलावयता कहलाती है। यानी कि एक हाइड्रोजन, जनरली ये हाइड्रोजन क्या होगा आपका, अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अनसैचुरेटेड बॉन्ड के साथ जो पहला कार्बन होता है उसको कहा जाता है अल्फा कार्बन, और इससे अटैच हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, अल्फा हाइड्रोजन। और ये एक्टिव होता है, अनसैचुरेटेड के साथ जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, एक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा ये एक्टिव हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन। तो एक अल्फा हाइड्रोजन और एक पाई बॉन्ड के डीलोकेलाइजेशन से, है ना, विस्थानीकृत होने से उत्पन्न समावयता क्या कहलाती है, आपकी ट्यूटोमेरिज्म कहलाती है। इसको जनरली एक नाम और दिया जाता है, कीटोइनोल। और चूंकि ये एक दूसरे में चेंज होते जाते हैं इस फॉर्म से इस फॉर्म में, इसीलिए इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। समझ में आया चीज़? तो ये आपकी ट्यूटोमेरिज्म है। अब ट्यूटोमेरिज्म की शर्त क्या है, पहली चीज़, और कौन कौन से आपके ऐसे कंपाउंड हैं जो इसको शो करेंगे और कौन से हैं जो इसको शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मिटा दूं। अब इस आइसोमेरिज्म के लिए आपके पास एक कंडीशन होनी चाहिए कंपाउंड के पास, और वो कंडीशन कौन सी है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। कोई भी आपका अनसैचुरेटेड ग्रुप है तभी अल्फा हाइड्रोजन होगा वहाँ पर। तो अल्फा हाइड्रोजन यदि प्रेजेंट होता है तो वे कंपाउंड क्या करेंगे, ट्यूटोमेरिज्म शो करेंगे। और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन प्लस इसके साथ आप जोड़ सकते हैं पाई बॉन्ड होना चाहिए कंपाउंड में। पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज होता है, सिग्मा नहीं होता, सिग्मा मजबूत बॉन्ड होता है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखें अपन, तो जैसे पहला एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया, CH3CHO, इसका जो ट्यूटोमर होगा वो इस तरह से होगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ये इनोलिक फॉर्म में होगा, ये आपका कीटो फॉर्म है, दूसरा इनोल फॉर्म है। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं एसीटोन के बारे में। तो ये एसीटोन है, इसका ट्यूटोमर क्या हो जाएगा, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने 6 है, 3 और 3 6, यहाँ पर कितने 3 है, तो ये आपका ट्यूटोमर हो जाएगा COHCH3। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें आप देखें, ये आपका इधर वाले कार्बन की स्थिति देखें तो C है और यहाँ पर H है, होगा ना, और यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर आपका क्या है, एक पाई बॉन्ड आ रहा है, तो ये तो CH है और यहाँ पर क्या है आपका CH2 है। तो बच्चों एक ध्यान रखें कि sp2 हाइब्रिड से जुड़ने वाला अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा sp2 से, ये तभी पार्टिसिपेट करेगा जब रेजोनेंस में आ जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर पार्टिसिपेट कौन करेगा, ये वाला हाइड्रोजन जो आसानी से होगा। तो यहाँ पर पोजीशन ये हो जाएगी, इसका इनोल फॉर्म क्या हो जाएगा, O, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये फिनोल रूप में आ गया। ये इसका इनोल रूप है और ये इसका कीटो रूप है। ओके, चलो इसको उतारो और एग्जाम्पल में बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मिटा दूँ। हाँ, आगे देखते हैं अपन, जैसे एसिटो एसिटिक एस्टर के बारे में, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CO
OCH3। CO अल्फा हाइड्रोजन, इसके सापेक्ष ये अल्फा हाइड्रोजन, कुल अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने 5 हैं, ये नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ का टूटोम इनोल रूप क्या हो जाएगा, CH3 COH CH डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O OCH3। ओके, अब हम इसका एक फॉर्म और देखें, ये भी तो हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड OH CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, लेकिन ये पाया जाएगा फॉर्म में आपका। कारण क्या है कि यहाँ का जो हाइड्रोजन 2 अनसैचुरेटेड ग्रुप में होने के कारण ज़्यादा फ्री होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ज़्यादा फ्री होने के कारण एक्टिव इसमें से ज़्यादा कौन होगा, आपका सेकंड नंबर का जो यहाँ पर कार्बन बीच में आया ये एक्टिव होगा, इसीलिए इसका इनोल फॉर्म क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा। ओके, अब बच्चों मेरा कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं यहाँ पर, जिनमें आपको शो करना है कि कौन यहाँ पर ट्यूटोमेरिक शो करेगा या नहीं करेगा। पहला केस CH3 CH CHO, ये CHO का मतलब आपका क्या हो गया, ये एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ से जुड़ने वाला ये अल्फा हाइड्रोजन। ओके, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये आपका ट्यूटोमर बनाएगा। ये इसका इनोल फॉर्म हो जाएगा। सेकंड इसकी बात करें, अब यहां देखें, क्या इसका ट्यूटोमर बनने वाला है, तो बच्चों यहां पर आपका हाइड्रोजन है सब जगह पर, तो ये इसके रेफरेंस में अल्फा हाइड्रोजन हो गया, लेकिन ये किससे रिलेटेड है, sp2 से। ये sp2 हाइड्रोजन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन है, अतः ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो यहां पर ये ट्यूटोमेरिक शो नहीं करने वाला। ओके, अब इसकी बात करें, यहां पर C डबल बॉन्ड O है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि आप रिंग में देखते हैं ये इस तरह से बॉन्ड है। तो यहां पर केवल कार्बन हाइड्रोजन है ही, तो ये भी शो नहीं करेगा। यहां बात करें तो यहां पर आपका वही sp2 से हाइड्रोजन जुड़ा, हाइड्रोजन तो है सब जगह पर, यहां पर भी हाइड्रोजन होगा, लेकिन ये sp2 से है, sp2 से है, तो sp2 हाइड्रोजन चला लेना प्रकट नहीं कर, क्योंकि sp2 विद्युत ऋणात्मक होता था, हाइड्रोजन इसके साथ क्लोज अटैच होगा, फ्री नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन तब फ्री होता है जब sp3 संयुक्त कार्बन के साथ अटैच, तो ये भी आपका ट्यूटोमेरिक शो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं यहां, तो ये आपका इनोल फॉर्म, इनोल अगेन इनोल फॉर्म, इसका कीटो रूप मिलेगा आपको, तो कीटो रूप क्या हो जाएगा, यह हाइड्रोजन CH2 CHO के रूप में हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाएगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। यहां पर शो करेगा या नहीं करेगा, ये अल्फा हाइड्रोजन कीटो रूप नहीं है। अगर आप इनोल रूप देखें तो यहाँ पर और यहाँ पर इसके साथ एक साथ कोई भी पाइबन नहीं है, यानी कि ये आपका कॉन्जुगेशन में नहीं है पाइबन, इसलिए ये भी आपका क्या करेगा, शो नहीं करेगा। यहाँ पर ये OH है, ये डबल बॉन्ड है, इनओल है, ये इनओल है कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ पर इसका कीटो फॉर्म मिल जाएगा। ओके, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया। ओके, तो ये आपका कौन सा रूप हो गया, कीटो रूप। इसको देखें क्लोरीन को, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O है, H है, लेकिन इधर वाले के पास अल्फा कार्बन नहीं है, इधर कार्बन है अल्फा, लेकिन इसके साथ कोई जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये भी क्या करेगा, शो नहीं करेगा। समझ में आ गया? चलो इस एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट लो। अब ये तो आपका कीटो इनोल रूप में, अब कुछ कंपाउंड और है जो चलावेता शो करते हैं, जैसे नाइट्रो ग्रुप, RNO2 ग्रुप, यहाँ पर भी आपकी ट्यूटोमेरिज्म होगी, इसमें भी कंडीशन वही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल CH3N, ये आपका नाइट्रोमेथेन है, इसका ट्यूटोमेरिज्म ये होगा, एक हाइड्रोजन आपका इधर आ जाएगा और डबल बॉन्ड इधर आ जाता है, तो ये आपका हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड N
OH और ये आपका O है। वही अल्फा हाइड्रोजन इधर आ गया, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये तो आपका है नाइट्रो और ये होता है एसी नाइट्रो। वहाँ कीटो इनोल था, यहाँ इसको नाइट्रो और एसी नाइट्रो बोला जाएगा। तो नाइट्रो समूह के अंदर भी आपकी क्या होगी, चलावयता होगी। अब कुछ एग्जाम्पल जो स्पेशल है जो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि HCN की बात करते हैं। यहाँ पर ये क्यूटोमेरिज्म शो करेगा और ये हो जाता है आपका HNC आइसोसाइनाइड के साथ। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म भी है और ट्यूटोमर भी है, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ से मूव करके इधर आया है। इसी तरह का एक एग्जांपल और लेते हैं, HNO2 और ये नाइट्रो है और ये नाइट्राइड है। यहां पर भी आपका हाइड्रोजन मूव करके इधर आता है, ओके, और पाई बॉन्ड वापस मूव कर जाता है इधर। तो ये आपके दोनों एग्जांपल जो हैं जहां पर आपको अल्फा हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहा है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी ये क्या कर रहे हैं, क्यूटोमेरिज्म शो कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के एग्जाम्पल में आपका जो एल्किल होगा, अगर इस जगह साइनाइड में, जैसे कि RCN और RNC, ये ट्यूटोमर नहीं है, ये केवल फंक्शन ग्रुप आइसोमर होंगे, ओके। तो इन एग्जांपल्स को आपको अच्छी तरह से थोड़ा दिमाग में रखना है, स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करेंगे हम कीटो और इनोल फॉर्म के अंदर स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, ठीक है, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिटा दूँ? बच्चों, किसी भी कंपाउंड के जो आप ट्यूटोमेरिज्म के द्वारा दो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले कीटो और इनोल मिलते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको कंडीशन बता दूँ कि इनोल की स्टेबिलिटी किन बातों पर डिपेंड करेगी। पहली चीज़, इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है CO की संख्या पर। जैसे कि यहाँ पर दो कीटो ग्रुप है, यहाँ पर एक है, तो ज़्यादा स्टेबल इनोल फॉर्म किसकी होगी, इसकी कीटो फॉर्म स्टेबल होगी और इसकी इनोल फॉर्म स्टेबल होगी। अगर आपसे कंपेयर करने के लिए पूछा जाए कि दोनों में से इनोल फॉर्म किसकी स्टेबल होगी, अगर आपकी ये दोनों नंबर्स बराबर हैं तो वहाँ पर फिर आपका डिपेंड करेगा इनोल फॉर्म अल्फा हाइड्रोजन की संख्या पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन की संख्या पर, अगर सेम है तो। जैसे कि CH3 डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O और ये CH3 है। और इसका एक एग्जांपल और लिया मैंने, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 3 6 और 8, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 5। इसका मतलब 3 और 2 5, इधर है ही नहीं, तो यहाँ पर इनोल फॉर्म इसकी स्टेबल होगी, ठीक है, और इसकी कम स्टेबल होगी। क्लियर है? और sp2 से अटैच है तो वो इनोल फॉर्म स्टेबल नहीं होती है, लेकिन अनुनाद हो तो स्टेबल होगी। चलो इसको उतार लो। तीसरी कंडीशन है sp2 हाइब्रिड जो हाइड्रोजन है उसकी इनोल फॉर्म स्टेबल नहीं होता है, लेकिन यदि रेजोनेंस हो तो अधिक स्टेबल होगा, तो अधिक स्टेबल होगा कौन, इनोल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, और इसकी कंपेयर में हम करें तो ये हो जाएगा, तो ये फॉर्म इनोल ज़्यादा स्टेबल है,
इसके कंपेयर में। तो इससे आप इनोल का ऑर्डर लगा सकते हैं, अभी क्वेश्चन में करने वाला हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा। ओके, चलो मिटा दूँ। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पर आपको बताना है इनोल के कंपेयर में, इसको आपको नोट करना है। क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, CH3 CH A, B दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, C दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और H, और D दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब आपसे ऑर्डर पूछा गया है कि इनोल स्टेबिलिटी के ऑर्डर में इसको व्यवस्थित करना है। तो बच्चों मैंने कहा कि जिसमें सबसे पहले तो क्या देखेंगे हम, C डबल बॉन्ड O की संख्या यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है, 2 है, यहाँ पर 1 1 है। क्लियर है? तो अब इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा इनोल फॉर्म में? तो अल्फा हाइड्रोजन की नंबर्स यहाँ पर कितने हैं, 8 आ रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो सबसे पहले ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, D। उससे कम इनोल फॉर्म में स्टेबल कौन होगा, C। अब आपका सिंगल सिंगल एक CO समूह है, तो सिंगल में अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कम है, उसके पास ज़्यादा है, तो फिर आपका कौन होगा, B, और सबसे लास्ट कौन होगा, A। तो इनोल फॉर्म में सबसे ज़्यादा D स्टेबल होने वाला है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, मिटा दूँ। एक ऑप्शन आपको दे रखा है ये, बच्चे एक चीज ध्यान रखना, ट्यूटोमेरिज्म के अंदर साइन ये लगाया जाता है, दोनों तरफ एरो वाला। पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन दिया गया है थर्ड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है और अब से पूछा गया है कि इसमें सबसे ज़्यादा स्थायी इनोल फॉर्म कौन सी होगी इनमें से। तो इनोल फॉर्म के लिए मैंने बताया कि अगर रेजोनेंस आ जाता तो सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। यहाँ देखें, इस रिंग में कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर आपका रेजोनेंस है। तो जो डी ऑप्शन है, रेजोनेंस के कारण क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। देखें आप, यहाँ पर रेजोनेंस है, आपकी एरोमेटिक रिंग बन चुकी है, दूसरे में रेजोनेंस नहीं है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। समझ में आया? तो आप सबसे पहले CO ग्रुप को देखें, अल्फा हाइड्रोजन को देखें, इस तरह से देखते हुए आप इनकी इनोल फॉर्म को, स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। ठीक, अब एक चीज़ और देखते हैं, एसिटोएसिटिक एस्टर की क्वेश्चन है एक, उस पर मिटा दो इसको। एक रीजन और है कि कीटो और इनोल में कौन स्टेबल होगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये है एसिटोएसिटिक एस्टर। ये कीटो फॉर्म है और इसकी इनोल फॉर्म क्या हो जाएगी, CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसकी कीटो फॉर्म कब स्टेबल होगी और इनोल फॉर्म कब स्टेबल होगी। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर इसका H2O के साथ है ना, वाटर सोल्यूबल है,
तो कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी। और अगर ये केवल खुद अकेला ही है, लिक्विड फॉर्म में है, केवल एसिडोएस्टिक एस्टर है, तो यहाँ पर आपकी क्या होगी, इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी। ऐसा क्यों? जब बच्चों कीटो फॉर्म में होता है तो H2O के साथ है, तो H2O इसके साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। इस तरीके से तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये स्टेबल हो जाता है H2O के साथ। और अगर H2O नहीं है तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये OH है, ये इसके साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध, जो कि जल के साथ है। तो ये इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ड्यू टू H2O के साथ H बॉन्ड, और लिक्विड फॉर्म में इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण स्टेबल हो जाता है। समझ में आया है? अगर H2O नहीं है तो ये इनोल फॉर्म का जो OH आपने लगाया है, ये H इस ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो ये आपका क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जिसके कारण ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इनोल फॉर्म लिक्विड फॉर्म में, और H2O के साथ अगर इसका H2O सोल्यूबल है ये, तो वहाँ पर आपका कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। समझ में आया चीज़? ओके, मिटा दूँ? तो बच्चों ये है आपको ट्यूटोमेरिज्म पर मैंने आपको बताया ट्यूटोमर क्या होता है, ट्यूटोमेरिज्म के कुछ एक्सेप्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करवा दी है। अब हम नेक्स्ट जो लेसन आएगा वहाँ पढ़ने वाले हैं हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्योंकि हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म हो चुकी है। तो लेक्चर नंबर 21 जो में आएगा आपका, वो क्या होगा आपका, किसके ऊपर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर। और NCERT के अंदर और 12th क्लास बोर्ड के अंदर स्टीरियो आइसोमर के नाम से पूरा टॉपिक अलग है आपका, ठीक है। तो एक पूरा टॉपिक है स्टीरियो के ऊपर, जहाँ पढ़ने वाले हैं हम ज्योमेट्री, ऑप्टिकल और कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म के रूप में। थैंक यू।